10th साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस NCERT नोट्स टारगेट 95% प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। कौन से नए टॉपिक के ऊपर आप लोग नोट्स चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ए प्रोसेस इन विच न्यू थिंग्स आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कुछ एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक परिवर्तनों के: दूध से दही बनना, भोजन का पचना, लोहे का जंग लगना। देखिए लोहे का जंग लगना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब लोहे को जंग लगेगा तो लोहे के सरफेस के ऊपर एक भूरे रंग की लेयर जम जाती है। तो भूरे रंग की लेयर क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कोई अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है? पहले आप जान लीजिए चेंजेस दो तरह के हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे नमक का पानी में घुलना। अगर आपने नमक को पानी में घोल दिया तो हम लोग इवेपोरेशन करके नमक को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो नमक का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। केमिकल चेंजेस क्या है? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जैसे लकड़ी का जलना। लकड़ी जल गई, अब लकड़ी से धूल बन गई तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई चेंज रासायनिक चेंज है, कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए रासायनिक चेंजेस में गैस का विकास होता है, गर्मी का विकास होता है, गर्मी का अवशोषण भी हो सकता है, हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, हीट इवॉल्व हो सकती है, पदार्थ रंग बदल सकता है और प्रकाश का विकास हो सकता है। जैसे चूल्हे में आग जल रही है तो प्रकाश का विकास हो रहा है, वहाँ पर गर्मी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सब चेंजेस हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या फिर नहीं। अब जानते हैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में। तो देखिए ये एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड ने पानी के साथ अभिक्रिया की और बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं इनको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, अभिकारक। जो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। और जो नई चीजें बनती हैं जिनको हम लोग इधर राइट साइड में लिखते हैं इनको बोलते हैं उत्पाद। और ये देखिए यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड का सिंबल यूज किया CaO, यहाँ पर हमने जल यानी वाटर का सिंबल यूज किया H2O, और यहाँ पर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल भी यूज किया CaOH ट्वाइस। तो इस तरह से जब हम लोग सिंबल्स की फॉर्म में, एलिमेंट्स के सिंबल्स के फॉर्म में, एलिमेंट्स के फार्मूलाज के फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, तो यहाँ पर अभिकारक हो गए और उत्पाद हो गए। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। और उत्पाद क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? उत्पाद है, जो नया प्रोडक्ट बना है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन। तो जो हमने इनको फार्मूलाज की फॉर्म में लिखा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में रिएक्शन किया, बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल H2, क्लोरीन का सिंबल Cl2 और हाइड्रोक्लोराइड का जो सूत्र है वो है HCl। तो यहाँ पर हमने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, पदार्थों को, यौगिकों को उनके रासायनिक सिंबल से, उनके सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया है, तो इसे हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण संतुलित भी हो सकता है, रासायनिक समीकरण असंतुलित भी हो सकता है। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 ही हाइड्रोजन यहाँ है, 2 क्लोरीन यहाँ है, 2 क्लोरीन यहाँ है, यानी जो अलग अलग तत्व हैं उनके जो परमाणुओं की संख्या है वह दोनों और बराबर होगी संतुलित रासायनिक समीकरण में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। एक और केमिकल इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया, पानी का विद्युत अपघटन। तो H2O पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस बनी, ऑक्सीजन गैस बनी पानी के विद्युत अपघटन के बाद। H2 हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो भी अभिकारक हैं ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो अभिकारकों और उत्पादों को हम उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसीय स्टेट में प्रेजेंट है। और देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आवश्यक परिस्थितियों को रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट उत्प्रेरक क्या यूज हुआ है। तो
आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखकर दर्शाया जा सकता है। आपसे पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी पानी का विद्युत अपघटन होगा तो कौन सी गैस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। तो जब भी पानी का विद्युत अपघटन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बनेगी और इनकी रेशो क्या होगी, 2:1। हाइड्रोजन गैस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुई है और ऑक्सीजन गैस कम अमाउंट में प्रोड्यूस हुई है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी पानी का विद्युत अपघटन होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस 2:1 में प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोजन गैस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगी। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में आएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ तो पेपर में आएगा ही आएगा। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अपक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए इसके नाम में ही तो इसका आंसर छुपा है, कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 2 पदार्थ आपस में कंबाइन कर गए हैं और इन्होंने एक पदार्थ बना दिए, तो इसे बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया, संयोग कर लिया दोनों ने। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं और इस नए पदार्थ के अपने गुण होंगे, इन पदार्थों के अपने गुण हैं। तो देखिए यहाँ पर जनरल में मैंने लिख दिया A+B, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और AB प्रोडक्ट उत्पाद है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन किए तो क्या बना, पानी H2O। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो पदार्थ की अवस्था है सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोयले का जलना दूसरा एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का। कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। तो आपने चूल्हे में आग लगाई, कोयले की अंगीठी जलाई तो C+O2 CO2, तो CO2 गैसियस अवस्था में प्रोड्यूस होगी। तो कोयले का जलना ये आपकी एक संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन करके पानी बनाना, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आयरन का कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन हुआ तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ से कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देगा, इस कॉपर को आयरन विस्थापित कर देगा क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए आयरन आ गया यहाँ पर, तो ये बन गया FeSO4 और Cu। तो यहाँ पर आयरन जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, उसने कब अभिक्रियाशील धातु को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, तो इसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। आयरन लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए उसने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया और बनाया FeSO4 फेरस सल्फेट। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ये हमारे अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के बीच एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा, तो सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। आयनिक फॉर्म में लिखिए Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, सिल्वर नाइट्रेट में Ag पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है। तो देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो गया, यहाँ पर NaNO3 एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। जो आपका पॉजिटिव आयन है उसने नेगेटिव आयन्स को एक्सचेंज किया, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है। AgNO3 यहाँ पर बन गया NaNO3 एक्सचेंज ऑफ आयन्स, और यहाँ बन गया AgCl, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कंबाइन करके AgCl। तो यहाँ पर हमारे पास आयनों का आदान प्रदान होगा, जो पॉजिटिव आयन है, जो कैटायन है, वो एनायन को एक्सचेंज कर लेगा और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन को एक्सचेंज कर लेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, उसे हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उसे हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को जैसे इस केमिकल रिएक्शन में, इस रासायनिक अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना है, अवक्षेपण बना है, तो इस डाउन एरो के साथ आप प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी यौगिक के साथ ये डाउन एरो लगा है इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद यानी ये प्रोडक्ट ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेपण कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, बेरियम सल्फेट बनाया और कॉपर क्लोराइड बनाया, तो जो यहाँ पर बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है और यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना है, यहाँ पर अवक्षेपण बना है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे जानते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट यानी ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी उसे हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज प्रोड्यूस, हीट बाहर निकले। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, आपने चूल्हे में अंगीठी जलाई, कार्बन जला तो हीट प्रोड्यूस हुई, तो जिस प्रक्रिया में हीट प्रोड्यूस हो इसे हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोयले का जलना कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए आपने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछा गया है। श्वसन किस तरह की अभिक्रिया है? तो देखिए श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके दौरान हीट निकलती है। आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ग्लूकोज है, तो भोजन में प्रेजेंट ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। भोजन में प्रेजेंट ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। जब हम लोग सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पानी निकलेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इस एनर्जी का उपयोग हमारी बॉडी अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए करेगी। तो श्वसन, रेस्पिरेशन किस तरह का रिएक्शन है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे आपको ये भी पूछा जाता है कि श्वसन किस तरह की अभिक्रिया है, तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि श्वसन एक उपचयन की अभिक्रिया भी है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाओं के द्वारा वातावरण का ताप कम हो जाता है, जैसे अंगीठी जली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। अंगीठी जलने से, आग जलने से वातावरण का तापमान बढ़ गया, लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट का शोषण होगा और यहाँ पर वातावरण का तापमान कम हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट किए और यहाँ पर C6H12O6 प्रोड्यूस हुआ और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, तो ऐसी, और ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वातावरण के तापमान को कम करेंगी। वैसे भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइक गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो वातावरण का तापमान बढ़ेगा, और ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो हमारे इन्वायरमेंट की एयर साफ रहेगी। उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उसे हम लोग बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन में आप लोग ओ याद रखिए, तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। C+O2CO2, C+O2CO2, देखिए कार्बन ने यहाँ जाकर कार्बन के साथ क्या लग गया? ऑक्सीजन लग गया, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर एडिशन हो गया, तो ऑक्सीजन का यहाँ संयोग हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन का रिमूवल देखते हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया, HBr बनाया और यहाँ पर सल्फर बनाया। तो यहाँ पर H2S को यहाँ देखिए प्रोडक्ट साइड में, उत्पाद साइड में H2S से H2 क्या हो गया? गायब हो गया, तो हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। और जो आपकी अपचयन अभिक्रिया है वो इससे अपोजिट है। लाइक जिंक ऑक्साइड, कार्बन के साथ अभिक्रिया किया, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, तो जिंक ऑक्साइड, यहाँ से जिंक के साथ ऑक्सीजन है लेकिन इस तरफ गए तो जिंक की ऑक्सीजन गायब हो गई, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ H2S और क्लोरीन
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया और सल्फर बनाया, तो यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ जाकर तो हाइड्रोजन लग गया, इसने HCl बनाया, तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो ये वाली अभिक्रिया हमारी कैसी है? ये वाली अभिक्रिया है हमारी अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन गायब हो रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं एक दूसरे से क्या हैं? विपरीत हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, कॉपर और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो CuO कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है लेकिन जब इस तरफ गए तो ऑक्सीजन गायब हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गई। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन इस तरफ गए प्रोडक्ट साइड में तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ ऐड हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यहाँ वृद्धि हो रही है। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है करोजन, लगभग हर बार ही पेपर में पूछा गया है। करोजन संक्षारण, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आने के बाद किसी धातु की सतह के ऊपर धीरे धीरे एक परत जम जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें चांदी की तो चांदी की सतह काली हो जाएगी, कॉपर की बात करें तो कॉपर की सतह हरी हो जाएगी, लोहे की बात करें, आयरन की बात करें तो आयरन की सतह भूरी हो जाएगी, करोजन, जंग लगने के कारण। तो धातु का संक्षारण हो जाता है, उनकी सतह धीरे धीरे ह्रास होने लगती है, धीरे धीरे उनकी सतह जो है वो कम होने लगती है। हमारे पास हवा और पानी होगी, अगर किसी धातु को हवा और पानी नहीं मिलेगा, हवा और पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो संक्षारण नहीं होगा। संक्षारण से बचाने के उपाय: जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग विद जिंक, जिंक धातु की परत चढ़ा दो किसी बहुत रिएक्टिव धातु के ऊपर जैसे कि आयरन के ऊपर, तो इसे बोलेंगे जस्तीकरण। धातु की सतह पर पेंट करना, आप धातु की सतह पर पेंट कर दो, जैसे घर में हम लोग जो है अपने मकान को पेंट करते हैं, वहाँ पर लगी हुई ग्रिल्स को पेंट करते हैं। धातु की सतह पर तेल लगा दो, ऑयलिंग कर दो। धातु की सतह पर ग्रीस लगा दो, ग्रीसिंग लगा दो, जैसे मशीन्स में हम लोग ग्रीस का उपयोग करते हैं। तो संक्षारण से बचाने के उपाय इंपॉर्टेंट है: जस्तीकरण, धातु की सतह को पेंट करना, धातु की सतह पर तेल लगाना और धातु की सतह पर ग्रीस लगाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संयोजन वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए इसके नाम में डीकम्पोजिशन, किसी पदार्थ का टूट जाना, तो ये कोई पदार्थ है, कोई यौगिक है, ये टूट गया और आगे इसके दो हिस्से बन गए, तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एक सिंगल रिएक्टेंट, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होगा और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो एकल अभिकारक टूटेगा, एकल अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद यहाँ पर बन जाएंगे। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देखिए, यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया बेटा आपसे पेपर में 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है। देखिए अभी मैंने बताया कि यहाँ पर एक अभिकारक ब्रेकडाउन होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, हीट इसको दी, ये ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया और इसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी दो या दो से अधिक इसने उत्पाद बना दिए। तो यहाँ पर एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा और जो ये रिएक्शन है इसका नाम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऊष्मा मतलब हीट, जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए इसका नाम है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसे कहेंगे हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी डिकम्पोजिशन इज अकम्पनीड बाय हीट। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है, जैसे पानी, आपने बिजली की रॉड लगाई तो H2O पानी का विद्युत अपघटन हो गया, प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2 बैलेंस करने के लिए और ऑक्सीजन 1 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी हम लगाएंगे 2। तो ये हमारी होगी अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले अनबैलेंस्ड थी, असंतुलित थी, मैंने इसको संतुलित कर दिया। तो विद्युत अपघटन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, पानी का विद्युत अपघटन हुआ, जब आपने बिजली की रॉड लगाई तो पानी टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया भी है, या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब लाइट, प्रकाश,
इसमें वियोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा पूरी की जाती है। तो सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटा, इसने बनाया सिल्वर और क्लोरीन। तो ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति द्वारा होगी उसे हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग विद जिंक, जस्तीकरण या शब्द लेपन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते यानी जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है तो उसे हम लोग बोलेंगे जस्तीकरण या शब्द लेपन। जिंक जो है एक हमारी कम रिएक्टिव धातु है। जैसे हमारे पास आयरन है, लोहा है, ज़्यादा रिएक्टिव धातु है। अब आयरन के सतह के ऊपर हमने जिंक की परत चढ़ा दी तो जिंक हमारी कम रिएक्टिव धातु है, जस्ता कम रिएक्टिव धातु है। तो जो ये कम रिएक्टिव धातु है इसे अधिक रिएक्टिव धातु की सतह के ऊपर चढ़ा देंगे। अब ये धातु आयरन की सतह पर लग गई है, आयरन का कॉन्टैक्ट हवा के साथ, मॉइस्चर के साथ कट गया है तो आयरन की लाइफ में वृद्धि हो गई है, आयरन को आसानी से जंग नहीं लगेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग विद जिंक, किसी धातु की सतह पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत को चढ़ा देना। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, देखिए भोजन 4-5 दिन पुराना हो गया तो भोजन खराब हो जाएगा, उसके रंग में परिवर्तन आ जाएगा, स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा, उसकी गंध खुशबू में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे रेंसिडिटी यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायुजनित उपचयन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भोजन का उपचयन, और भोजन का उपचयन होगा, भोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, उसका स्वाद परिवर्तित हो जाएगा, उसकी गंध परिवर्तित हो जाएगी, भोजन से बदबू आएगी। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे रेंसिडिटी। विकृत गंधिता, अगर आपने भोजन को खराब होने से बचाना है तो आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, आप उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। जैसे आम वगैरह है उसका अचार बनाकर उसे संरक्षित किया जा सकता है। जैसे चिप्स के पैकेट है, हम लोग चिप्स अलग अलग टेस्ट के कुरकुरे हैं तो पैकेट्स के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वहाँ पर भोजन का, चिप्स का उपचय ना हो, ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स ना हो। तो चिप्स के पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहें और वो आसानी से खराब ना हो। कंबस्चन, दहन, आप चूल्हे में आग जलाते हैं उसे मैं बोलूँगी कंबस्चन, दहन। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न करता है तो इसे हम लोग बोलेंगे कंबस्चन। जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहेंगे या कंबस्चन कहेंगे। कागज जला दिया, कागज का कंबस्चन हो गया, हीट प्रोड्यूस हुई, लाइट प्रोड्यूस हुई। लकड़ी जलाई, लकड़ी का कंबस्चन हो गया, हीट प्रोड्यूस हुई, लाइट प्रोड्यूस हुई। प्राकृतिक गैस का जलना, आप चाय बना रहे हैं एलपीजी गैस के साथ तो कंबस्चन, दहन। दाह्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्मता से आग पकड़ लेते हैं, जो आसानी से जल जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे दाह्य पदार्थ। जैसे लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कागज आसानी से जल गए, दाह्य पदार्थ। कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, अदाह्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते। जैसे कांच को, आप लोग कांच की चूड़ी को आप चूल्हे में भी डाल दो जलेगी नहीं, ईंट को डाल दो जलेगी नहीं, लोहे के डाल दो पिघलेगा लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर। पत्थर जलेगा नहीं, पिघल सकता है बहुत हाई ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर। तो ऐसे पदार्थ जो आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलते नहीं हैं, उनको हम लोग बोलेंगे अदाह्य पदार्थ, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब जो दहन है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें से हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन भी एक, सांस लेना, श्वसन लेना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सब्जियों के छिलके गड़ सल रहे हैं बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, उनसे खाद बन रही है तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। जब देखिए आग जली, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई, C+O2 CO2 बना। तो जब भी दहन होगा तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहन के लिए कोई ना कोई फ्यूल चाहिए, लकड़ी, कागज, पेट्रोल, डीजल, ऑक्सीजन। चूल्हे में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी, तो दहन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर, कागज आप चूल्हे में जलाओगे जल्दी जल जाएगा लेकिन अगर आप उसमें आयरन नेल डाल दो वो नहीं पिघलेगी। तो ज्वलन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप वो कम से कम ताप है जिसके ऊपर कोई वस्तु जलने लग सकती है। किसी वस्तु का ज्वलन ताप कम है, जैसे कागज का ज्वलन ताप कम है, और किसी वस्तु का ज्वलन ताप अधिक हो सकता है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन सा है, तो इसका आंसर है ब्यूटेन। तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8 और एथेन C2H6 का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। अब एलपीजी गैस जो है, ये जो गैसेज हैं इनको बहुत हाई प्रेशर के साथ गैसियस सिलेंडर में भरा जाता है। अगर गैस लीकेज हो जाए तो ऐसी स्थिति में तो पता नहीं लगेगा कि गैस लीक हो रही है, आग भी लग सकती है। तो ऐसे में द्रवित पेट्रोलियम गैस में, एलपीजी गैस के सिलेंडरों में
एथिल मर्केपटन C2H6S इंपॉर्टेंट ये फार्मूला। एथिल मर्केपटन नामक एक गैस भरी जाती है जो कि गैस सिलेंडरों में एक तीव्र गंध पैदा करती है। तो गैस सिलेंडर में गैस के लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सी गैस भरी जाएगी? एथिल मर्केपटन। इससे हमें पता लग जाएगा कि गैस लीक हो रही है और सिलेंडर को हम लोग क्या करेंगे? रेगुलेटर को बंद कर देंगे। इसी के साथ आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन से नए टॉपिक के ऊपर आप लोग नोट्स चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास 10 साइंस के बाकी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी जरूर करें।